हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा। वेलकम टू आर सीरीज ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम। आधुनिक भारत की इतिहास की हमारी सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम लोग यूरोपीय कंपनियों के भारत के आगमन, है ना, यूरोपीय कंपनियां जब भारत आई तो भारत आने के बाद किस प्रकार से उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया, इसमें हम लोग पुर्तगालियों के बारे में बात कर चुके हैं। कल हमने डचों के बारे में भी बात की, डेनिस के बारे में बात की, और हम लोग अंग्रेज़ों के बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे थे और उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। पहले आप सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। एक बार ज़रा ऑडियो वीडियो चेक कर लें। सभी लोग कमेंट करके बताइए, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है आप सभी को? कोई इशू तो नहीं ऑडियो वीडियो में? यदि आपके पास एम लक्ष्मीकांत 5th एडिशन की बुक है तो आपको 7th एडिशन की बुक लेनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत आउटडेटेड हो चुकी है और काफ़ी कुछ जो है परिवर्तन उसमें आ चुका है। तो आई रेकमेंड यू कि आप जो है 5th एडिशन की जगह 7th एडिशन को लें, उसको पढ़ें। 6th एडिशन जिनके पास है उनका चल जाएगा, वो बस जो न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं उनकी फ़ोटोकॉपी करा लें, उनकी ज़ेरॉक्स करा लें तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन 5th एडिशन वाले ज़रूर नई बुक खरीद लें क्योंकि बहुत कुछ इसमें परिवर्तन अभी आ चुका है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। और सबसे पहले आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो ताकि जो लोग क्लास में नहीं आए हैं वे लोग भी क्लास में आ पाएँ और हमारी क्लास शुरू होने वाली है। तो आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आने वाली जो समय में प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाए, यूपीएससी की, दूसरी स्टेट पीसीएस की, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। क्योंकि इस चैनल पर अभी बहुत सारे सेशंस, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स, अभी बहुत सारे टॉपिक्स होने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, कल तक के सेशन की पीडीएफ उस पर हो चुकी है अपलोड। यदि आपने नहीं की है डाउनलोड तो पुराने दोनों सेशंस की जो पीडीएफ है वो हो चुकी हैं अपलोड मॉडर्न इंडिया की। प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग। और आने वाले सेशंस की सारी पीडीएफ भी इसी चैनल पर, चंचल कुमार सर ऑफिशियल, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको बाद में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पिन करके आपको मिल जाएगा। तो उस लिंक से सीधे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और बेल आइकॉन को हिट कीजिए यदि आप डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आपको बेल आइकॉन को हिट करना है। चलो तो चलिए शुरू करें, फटाफट क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने पुर्तगाली कंप्लीट कर लिया था, डच कर लिया था, उसके बाद मैंने डेनिश भी आपको बता दिया। तो अंग्रेज भारत कब आए? अंग्रेज 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मैंने आपको कल बता दी थी। और सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर भी दे दिया, ये भी हमने देखा। फिर कैप्टन हॉकिंस, है ना, मुगल दरबार में आता है, जहांगीर के दरबार में, और उसके बाद में थॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आता है। तो एक के बाद एक दो लोग अंग्रेज़ों के दूत बनकर, जेम्स प्रथम जो वहाँ के राजा थे उनके दूत बनकर वो भारत आए, मुगल बादशाह के दरबार में हाजिरी दी और उससे व्यापार करने की भारत में अनुमति ली। इसके साथ साथ भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की और कुछ रियायतों के लिए भी उन्होंने उनसे मांग की। अब ये सब बात कब की? 1608, 1615 और इसके आसपास की। इसके बाद लगभग 100 वर्षों तक अंग्रेज भारत में धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाते रहे, भारत से ये सामान खरीदते और इस सामान को जो है वो क्या करते हैं, बाहर जाके यूरोप में बेच देते हैं। इससे वो काफ़ी मुनाफा कमाते हैं। और इस बीच उन्होंने एक एक करके भारत के कई शहरों में अपने कारखाने खोल लिए, अपने व्यापार को बढ़ा लिया। लेकिन इस सब के बीच पूरा मामला सिर्फ व्यापार तक सीमित था। अंग्रेज़ों ने पूरे 100 साल में कोई विशेष राजनीतिक उपलब्धि भारत में हासिल नहीं की।
लेकिन कभी कभी ऐसा कहते हैं ना कि किस्मत जो है वो आपकी मेहरबान होती है और आपको कभी कभी लक जो है वो आपका अच्छा होता है और आपको एक मौका देता है। ऐसा ही मौका अंग्रेजों को मिला कब? सन 1717 में। सन 1717 में आपको पता है कि भारत में जो मुग़ल बादशाह हुआ करता था उसका नाम था फ़र्रुखसियर। यदि आप उत्तरकालीन मुग़ल बादशाह देखेंगे जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ, तो उत्तरकालीन मुग़ल बादशाह में औरंगजेब के बाद में जब शुरुआत होती है तो पहले बहादुर शाह प्रथम आएगा, उसके बाद जहांदर शाह आएगा और उसके बाद उसका एक भतीजा जिसे फ़र्रुखसियर के नाम से आप जानते हो वो गद्दी पर बैठता है। और सन 1713 से 1719 तक लगभग 6 साल तक ये मुग़ल बादशाह था। और इस बीच एक घटना घटती है और वो घटना ये थी कि मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर को एक फोड़ा हो जाता है, बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं कर पा रहा। अब आप सोचो कि अगर बादशाह सलामत को कुछ हो जाए तो वो तो पूरे देश दुनिया के हकीम, वैद्य, डॉक्टर सबको बुला लेगा। अब बड़े से बड़े वैद्य, बड़े से बड़े हकीम जो हैं वो उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बादशाह जो है रात दिन पीड़ा से कराह रहा है, परेशान है, उसको लगता है कि इससे तो मृत्यु आ जाए तो अच्छा है। ऐसे में एक अंग्रेज दल मुग़ल दरबार में आता है और उस अंग्रेज दल में एक डॉक्टर भी था, एक सर्जन भी था, इसका नाम था विलियम हैमिल्टन। तो विलियम हैमिल्टन ने कहा कि क्यों ना एक बार मुझे भी ट्राई करने दीजिए, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तो विलियम हैमिल्टन जो कि एक सर्जन था उसने बादशाह की फ़र्रुखसियर की सर्जरी की और बादशाह ठीक हो गया। इत्तेफाक से वो ठीक हो गया उसकी सर्जरी से। अब आप सोचिए कि कितना खुश हुआ होगा कि उस व्यक्ति ने वो कर दिखाया जो उसके राज्य में कोई नहीं कर पा रहा था, उसने बादशाह को ठीक कर दिया था। तो जब फ़र्रुखसियर को उसने ठीक कर दिया तो फ़र्रुखसियर ने बदले में कहा कि बताओ क्या चाहते हो भाई, बादशाह तो जो चाहे दे सकता है। तो फ़र्रुखसियर ने उनको एक ऑफ़र दिया कि आपको क्या चाहिए। तो सन 1715 में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक व्यापारिक मिशन मुग़ल दरबार में आता है जिसमें एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन जो कि सर्जन था और एक ट्रांसलेटर भी था, ख्वाजा सेहुर्द। अब इस बीच मैंने आपको बता ही दिया कि बादशाह ठीक हो चुका था। तो बादशाह ने जब उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो भाई उन्होंने कहा कि एक काम करिए कि थोड़ा सा रियायत दे दीजिए, आपके राज्य में व्यापार करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सहूलियत दे दीजिए, कुछ अधिकार दे दीजिए। यहाँ बादशाह पिघल चुका था पहले ही। उसने एक ऐसा घोषणा पत्र जारी किया जिसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मुग़ल राज्य में बड़े पैमाने पर अधिकार दे दिए गए। ऐसे अधिकार भारत में किसी भी दूसरी व्यापारिक यूरोपीय कंपनी के पास नहीं थे। ये अधिकार न फ्रांसीसियों के पास थे, न ऐसे अधिकार डचों को मिले थे और न ही ऐसे अधिकार पुर्तगालियों को मिले थे। मतलब इस मामले में अंग्रेज थोड़े से लकी रहे कि अंग्रेजों को बादशाह सलामत से ऐसा एक अधिकार पत्र मिल गया जिसकी वजह से भारत में उनका व्यापार तो बड़ा ही, वो उन सारी कंपनियों से आगे निकल गए जो उनके प्रतिद्वंद्वी थे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया पुर्तगाल या डच या जो फ्रांसीसी थे, इन सब से वो आगे निकल गए और इसे बोलते हैं 1717 का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया जाता है इसीलिए क्योंकि इस घोषणा पत्र में कंपनी को बड़े पैमाने पर अधिकार जो है वो दिए गए। आपने शब्द कई बार सुना होगा, ये शब्द जो है मैग्ना कार्टा, जैसे भारत के संविधान के भाग 3 जिसे आप मौलिक अधिकार कहते हो, उसे हम भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये मैग्ना कार्टा शब्द का मतलब क्या होता है? दरअसल ये भी समझ लीजिए कि जहाँ भी कभी भी बड़े पैमाने पर अधिकारों की घोषणा की जाती है, बहुत सारे अधिकार एक साथ दे दिए जाते हैं, तो उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से। सबसे पहले ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर 1215 में अधिकारों की घोषणा की गई थी, तो उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तब से लेकर आज तक जहाँ भी इस तरीके से बड़े पैमाने पर कभी किसी को कोई अधिकार दिया गया तो उसे मैग्ना कार्टा कहा। चूँकि कंपनी को फ़र्रुखसियर ने बड़े पैमाने पर अधिकार दिए थे, घोषणा की थी, तो इसे कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि मैग्ना कार्टा जो है, ये मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था? फ़र्रुखसियर ने किया था।
कब किया था? 1717 में किया था। किसके लिए जारी किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जारी किया था। अब इस घोषणा का ब्रिटेन की इस कंपनी पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कंपनी का व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगता है और धीरे धीरे कंपनी के पास खूब सारा पैसा आने लगता है। क्या था इस घोषणा पत्र में कि अगर आप वार्षिक रूप से कुछ राशि दे दो, मतलब ऐसा होता है ना कि हर बार आपको क्या करना पड़ता है, हर बार आपको टैक्स देना पड़ता है। जितनी बार आप सामान यहाँ से खरीदेंगे, जितनी बार यहाँ से ले जाएंगे, उतनी बार आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आपको बार बार टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप साल में एक बार एक फिक्स रकम जो है निर्धारित कर दी कि ये आप दे दीजिए। अगर आप ऐसा कर दें तो आपको बंगाल में व्यापार करने का अधिकार है, मतलब फिर आपसे बार बार टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखो टोल टैक्स जो होता है, तो आप टोल टैक्स से जितने बार पास होंगे, जितनी बार उसको क्रॉस करेंगे, यदि आप 30 दिन में 30 बार टोल टैक्स को क्रॉस करेंगे तो आपको 30 बार जो है टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि साल में एक बार 100 रुपये की पर्ची कटा लो और उसके बाद जितनी बार चाहो यहाँ से निकलो, दिन में 10 बार निकलो, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो सोचिए कि आपके कितने पैसे बच जाएंगे। तो ऐसा ही आपको एक बार दे देना है और पूरे साल आप निःशुल्क जो है मुफ्त व्यापार कर सकते हो। ऐसा ही उन्होंने सूरत के लिए भी कर दिया कि अगर सूरत में भी आप ये राशि दे दो तो फिर आपको पूरे साल सूरत में भी व्यापार करने का अधिकार, ठीक है, मिल जाएगा, कर सकते हो आप। फिर इसके साथ उनको ये परमिशन मिल गई कि कलकत्ता के आसपास की जो भूमि है उसको वो किराए पर ले सकते हैं, पट्टे पर ले सकते हैं और कुल मिला के एक प्रकार से वहाँ के जमींदार बन जाएंगे अगर वहाँ की भूमि ले लेंगे तो उन्होंने कलकत्ता के आसपास भूमि किराए पर लेने की परमिशन भी उनको मिल गई। यहीं पर उन्होंने 3 गांव आपको पता है लिए थे, कलिकाता, सूतानाती और गोविंदपुर, जिसको उन्होंने कलकत्ता के तौर पर बसाया था। तो वहाँ आसपास भूमि लेने का अधिकार भी मिला। और फिर बम्बई में जो कंपनी की टकसाल थी, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्के जारी करती थी, उन सिक्कों को भी मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई। मतलब आप अपने सिक्के से भारत में मुगल राज्य में माल खरीद सकते हो। ये वैसा ही है कि अगर अभी भारत में कोई विदेशी कंपनी को माल खरीदना हो तो वो रुपये में खरीद सकती है, आपको रुपये में पेमेंट करना पड़ेगा जो भारत की मुद्रा है। क्या कोई कंपनी डॉलर में भारत से सामान खरीद सकती है? नहीं खरीद सकती, क्योंकि डॉलर जो है वो अमेरिका की मुद्रा है और उस यूएस डॉलर से आप भारत में कोई सामान नहीं खरीद सकते। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी की टकसाल में जो सिक्के ढाले जाते थे उन सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई। मतलब अपने सिक्कों से तुम मुगल साम्राज्य में, सोचो ये बड़ी रियायत है ना, आप सिक्के ढालो और उन सिक्कों से सामान खरीद लो। तो इस प्रकार से इनको जो है क्या है, काफ़ी सारे एक साथ बड़े पैमाने पर मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अधिकार दे दिए और इन अधिकारों से इन्होंने फ़ायदा तो उठाया ही सही, इससे उन्होंने काफ़ी सारा मुनाफा भी कमाया और इसका दुरुपयोग भी बहुत किया। इसको बोलते थे दस्तक, ठीक है, इसको बोलते थे दस्तक। और दस्तक होता था एक तरह का पास, और ये पास सिर्फ कंपनी के लिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया जानते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बेच के भी पैसा कमाया। ऐसा कि अगर मान लो आपको कि भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है और भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है और आपको 20 पास उस मैच के फ्री मिल जाए, है ना, तो आप क्या करते हैं, आप अपने परिवार को लेके तो जाते ही हैं, आप बचे हुए जो पास है 10-15 वो आप बेच देते हैं, इससे आपको कमाई भी हो जाती है ना। तो ये वैसा था कि कंपनी ने उस दस्तक का उपयोग तो किया पर उससे पैसा भी कमाया। दूसरी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को ये पास नहीं मिला था, ये दस्तक नहीं मिला हुआ था, तो उन्होंने उनको बेच दिया और उनसे भी निःशुल्क व्यापार करवाया। अब इससे क्या हुआ, इससे मुगल बादशाह को तो नुकसान हुआ लेकिन कंपनी को फ़ायदा हुआ। कंपनी को ये सारा पैसा मिलने लगा, कंपनी के नाम पर दूसरी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भी व्यापार करने लगी। आप मेरी बात समझे? इसी दस्तक को लेकर विवाद हुआ था, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच में और मुगल जैसे ये कंपनी के बीच में, कि सिराजुद्दौला का मानना था, मुर्शिद कुली खां जो थे, ये जो इस सब के विरोध में थे, इनका मानना था कि कंपनी को अपने दस्तक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, पर ये करते थे।
तो ये कहानी यहीं तक छोड़ेंगे। आगे कंपनी का भारत में विस्तार कैसे हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग दूसरी व्यापारिक कंपनी की बात करेंगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। अभी तक हमने ब्रिटिश भी कंप्लीट कर लिया है। ब्रिटिश क्लियर हुआ आपको? अंग्रेज भारत में आए, भारत में आने के बाद उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। लगभग 100 सालों तक उन्होंने कोई ज़्यादा उल्लेखनीय उपलब्धि भारत में हासिल नहीं की। वो सिर्फ व्यापार करते रहे और व्यापार से थोड़ा बहुत पैसा कमाते रहे। लेकिन 1717 के बाद से कंपनी का सूर्य उदय हुआ और कंपनी धीरे धीरे एक बड़ी ताकत बनने लगी। चलिए आज मैं आपको अभी फ्रांसीसी बता देता हूँ, एक कंपनी और बची हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे मुगल। भारत में मुगल राजवंश का जो इस काल में 18वीं शताब्दी में पतन हुआ था उस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं फ्रांसीसियों की। भारत में इन सब में सबसे आखिरी में जो कंपनी आई थी पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश में, वो थी फ्रेंच। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई, मतलब ये काफ़ी लेट थे। और सन 1668 में इनकी पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी सूरत में, जहां अंग्रेजों की हुई थी। तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कंपनी दी इंडस ओरिएंटल्स के नाम से। ये भी तो क्या चाहते थे, भारत के साथ व्यापार में मुनाफा चाहते थे, तो ये भी आ गए व्यापार करने। 1667 में फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत आता है और उसके अगले साल 1668 में गुजरात में सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कर ली। दोनों चीज़ याद रखना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1668 में हुई और भारत में उनकी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1668 में, 1664, 1668 और कहाँ हुई? सूरत में हुई। अब शुरुआत में तो आपको मैं बताऊं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार करने ही आई थी। ये भी सिर्फ व्यापारी के तौर पर आए थे, पर यहाँ आने के बाद जो इन्होंने देखा तो इन्होंने भी भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने का लक्ष्य बना लिया। ये भी धीरे धीरे उसी राह पर चल पड़े जिस पर अंग्रेज चल रहे थे। 1669 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना दूसरा कारखाना स्थापित कर लिया और एक एक करके भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति का विस्तार किया फ्रांसिस मार्टिन ने। फ्रांसिस मार्टिन ने भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का और फ्रांसीसियों की जो शक्ति है उसको लगातार बढ़ाया। इसने क्या क्या किया ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1674 में इसने वेलिकोंडापुरम का जो एक सूबेदार था, मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी, उससे इसने मद्रास का एक छोटा सा इलाका प्राप्त किया और वहीं पर इसने पौंडीचेरी के रूप में उसको विकसित किया। तो मद्रास के पास में एक जगह इन्हें किराए पर ली, पट्टे पर ली और वहाँ इन्होंने एक अपना जो है गांव बसा लिया, बस्ती बसा ली, जिसको पौंडीचेरी कहा गया और जिसको आजकल आप पुदुचेरी के नाम से जानते हो। यहीं पर इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। पुदुचेरी इनका हेडक्वार्टर था और यहीं से इन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की और 1954 तक, आपको पता होगा 1954 तक पुदुचेरी जो है वो फ्रेंच के पास था, फ्रांसीसियों के पास था। ये हमको 54 के बाद में मिला है, ठीक है। 1701 में इसको फ्रांसीसी बस्तियों का, जो पूर्व में जितनी भी फ्रांसीसी बस्तियां थी, मैंने अभी आपको बताया, उसका हेडक्वार्टर बना दिया, केंद्र बना दिया। और इसीलिए फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने एक व्यापारिक शक्ति को छोटी सी राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित कर दिया था। और 1701 तक तो फ्रांसीसी भारत में बहुत शक्तिशाली हो चुके थे तुलना में दूसरी कंपनियों के। इसके बाद 1721 में इन्होंने मॉरिशस, आपको पता होगा अफ्रीका महाद्वीप में आता है मॉरिशस। 1724 में मालाबार का जो समुद्र तट है वहाँ पर माहे, जो आजकल पुदुचेरी में आता है ना, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पढ़े होंगे आप लोग। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में कराईकल आता है, यनम आता है जो आंध्र प्रदेश में है, माहे आता है जो केरल में है। तो माहे जो केरल में है मालाबार तट पर, वो भी इनके अधिकार में आ गया। 1739 में इन्होंने कराईकल पर भी अधिकार कर लिया। तो एक तरीके से पूरा जो है छोटा सा फ्रांस इन्होंने पुदुचेरी, कराईकल, माहे और इसके आसपास बसा लिया। अब धीरे धीरे इनकी शक्ति बढ़ रही थी और जब इन्होंने देखा कि अंग्रेज जो हैं वो भारत में साम्राज्य को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने सोचा
कि अगर अंग्रेज ऐसा सोच सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अगर भारत में साम्राज्य स्थापित करने से फ़ायदा अगर होने वाला है तो हम क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठा सकते। तो जब इन्होंने देखा कि अंग्रेज भारत में साम्राज्य को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं तो 1741 के बाद 42-41 के बाद इन्होंने भी भारत में साम्राज्य को स्थापित करने का लक्ष्य बनाया। अभी तक अंग्रेजों को इनसे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं थी क्योंकि ये व्यापार करते थे और इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन चूंकि अब ये भी भारत में साम्राज्य को स्थापित करना चाहते हैं तो एक म्यान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती। अब जाके इनके बीच में क्या हो गया, इनके बीच में झगड़ा हो गया। यहीं से फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष की शुरुआत हुई क्योंकि दोनों ही भारत में अपने अपने साम्राज्य की स्थापना के सपने देखने लगे थे। अब ये या तो फ्रांसीसियों के पास जाएगा या ब्रिटिश के पास जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोनों क्या करने लगे, आपस में संघर्ष करने लगे और आपस में इनके बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गए। 1, 2, 3 इनके बीच में भारत में कुल 3 युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक युद्ध आपको मैं बताऊंगा आगे जाके कि तीनों कर्नाटक युद्ध कब हुए, क्यों हुए और उनके क्या परिणाम रहे, क्या क्या उसमें गतिविधियां हुई। पर फिलहाल के लिए इतना समझिए कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए और तीनों के बाद आखिरकार अंग्रेज जीते। 1760 में जो निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी वो वांडीवाश में लड़ी गई थी, जिसके बाद भारत में फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेज के सत्ता की स्थापना हुई। उस समय अगर आप देखें तो फ्रांसीसियों का जो मुख्यालय था ना वो पौंडीचेरी में, जो मैंने अभी बताया कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ था, पौंडीचेरी में। और मछलीपट्टनम जिसे मसूलीपट्टनम बोलते थे, कराईकल, माहे, सूरत, चंद्रनगर, ये इनके रीजनल ऑफिस जिसको कहते हैं ना रीजनल ऑफिस, उप कार्यालय हुआ करते थे। अंग्रेजों की मुख्य बस्ती मद्रास में, मुंबई में, मद्रास में उन्होंने सेंट जॉर्ज नाम का किला बनाया था। मुंबई उनको पुर्तगालियों से दहेज में मिला था, ये कहानी आपको पता होगी। 1661 की बात है, पुर्तगाली एक राजकुमारी कैथरीन की शादी जो है वो ब्रिटेन के एक जो है युवराज से हो जाती है। और उसके बाद में ये क्या करते हैं, ये बम्बई का जो द्वीप है पुर्तगाली वो अंग्रेजों को दहेज में दे देते हैं। वो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। तो इस प्रकार से उनकी जो बस्ती थी वो मद्रास में, मुंबई में, कोलकाता में थी और कई सारे और छोटे छोटे नगरों में भी उनके उप कार्यालय थे। अब भारत में इन दोनों की लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई, समझेंगे, सब समझ में आएगा। भारत में इन दोनों की लड़ाई की शुरुआत हुई दक्षिण भारत से, कर्नाटक में। जानते हैं क्यों? क्योंकि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में छोटे छोटे राज्य ज़्यादा थे और दक्षिण भारत पर नियंत्रण करना आसान था। उत्तर भारत में मुगल थे, उत्तर भारत में तब तक मराठाओं का भी उदय हो चुका था, तो उत्तर भारत में थोड़ा सा मुश्किल था, मामला टेढ़ा था। दक्षिण भारत को जीतना थोड़ा आसान था। तो ये दोनों आपस में दक्षिण भारत में, कर्नाटक में इनके बीच सड़क जो है लड़ाई शुरू हुई, संघर्ष शुरू हुआ। और उसमें एक हमारी भी कमी थी, उस इलाके के सारे जो बड़े बड़े राज्य थे वहाँ उत्तराधिकार को, गद्दी को लेकर वही के लोग आपस में लड़ रहे थे। हैदराबाद में गद्दी की लड़ाई चल रही है। तो कहते ना कि आपकी आपसी संघर्ष का, आपकी फूट का फ़ायदा कोई तीसरा उठा जाता है, वही हुआ। हैदराबाद में गद्दी को लेकर लड़ाई चल रही है तो इनको फ़ायदा हो गया बीच में। कर्नाटक में गद्दी को लेकर लड़ाई चल रही है, इनको फ़ायदा हो गया बीच में। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से अपने जो है संघर्ष की शुरुआत की। तो कर्नाटक से इनके बीच में संघर्ष शुरू हुआ जो 3 कर्नाटक युद्ध तक चला गया। इस बीच फ्रांसीसियों के पास में एक ऐसा गवर्नर आया जो कि बहुत बुद्धिमान था, जिसको चाणक्य कहा जाता है, और उस व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस डुप्ले। फ्रांसिस डुप्ले वो व्यक्ति था जो भारत आया और यहाँ आने के बाद उसने फ्रांसीसियों की काया पलट कर दी, क्योंकि वो बहुत दिमाग वाला आदमी था। वो ऐसी परिस्थितियों के लिए बहुत अनुकूल था। लोगों की लड़ाई से फ़ायदा कैसे उठाना है ये दुनिया को डुप्ले ने सिखाया। कैसे 2 लोगों की लड़ाई में मलाई खानी है ये डुप्ले ने सिखाया। और कैसे 2 लोगों की लड़ाई में आपस में उनको लड़ा के और एक की सहायता करके उससे फ़ायदा कैसे लेना है ये डुप्ले ने सिखाया। मतलब कुल मिला के जो सहायक संधि आप पढ़ते हो ना, सहायक संधि जो आगे वेलेजली के बारे में आप देखते हो, वो भारत में लेने का जो सबसे पहले श्रेय था लाने का, वो डुप्ले को है। डुप्ले ने क्या किया
उसने राजनीतिक हस्तक्षेप करने की भारत में शुरुआत की। अभी तक हमारे आपसी मामले हम ही देखा करते थे, पहली बार ऐसा हुआ कि किसने हमारे मामलों में टांग अड़ाना शुरू की, और वो आदमी डुप्ले था। उसने कहा कि एक काम करो, इनके आपसी लड़ाई में थोड़ा सा टांग अड़ाओ, हस्तक्षेप करो और इससे उठाओ फायदा। क्या उठाओ? फायदा उठाओ। जैसे कि दो लोग आपके इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं और आपको पता है कि जब दोनों लड़ रहे हैं तो जीतने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में आप किसी एक के पास जाओ और उसको बोलो कि मैं आपकी चुनाव जीतने में मदद करता हूँ, यदि आप चुनाव जीत जाएं और मंत्री बन जाएं तो मुझे अपना सेक्रेटरी बना लेना, या मेरे बच्चे को नौकरी पर लगा देना, या मुझे ये इतना पैसा दे देना। उसने हाँ कर ली। अब आपने उसको चुनाव लड़ने में मदद की, तन मन धन से उसकी सहायता की, और जब वो व्यक्ति चुनाव जीत गया, मिनिस्टर बन गया, तो बदले में आपने उससे फायदा या लाभ प्राप्त किया। ये कुछ था डुप्ले का कॉन्सेप्ट। तो भारत में ये चीज़ की शुरुआत करने वाला डुप्ले ही था, जिसको आगे क्लाइव ने भी अपनाया। अवध के संदर्भ में उसने अवध की सहायता के लिए वो संधि की। बाद में इसी को जो है वेलेजली ने एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। सबसे बढ़िया सहायक संधि का जो कॉन्सेप्ट है वो वेलेजली का है, पर वो बहुत बाद में आया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच भारत में, मैंने अभी आपसे कहा कि कुल 1, 2 नहीं 3 युद्ध हुए। इन्हें कर्नाटक युद्ध कहते हैं, और कर्नाटक युद्ध इसलिए क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें जो बेस था वो कर्नाटक था। ये कर्नाटक और उसके आसपास ही लड़े हैं तीनों बार, इसलिए इनको कर्नाटक युद्ध कहते हैं। और आखिरी लड़ाई 1760 में लड़ी गई, जिसे वांडीवाश का युद्ध कहते हैं। इतिहास में आप पढ़ते हैं तो वांडीवाश के युद्ध में जीत गए कौन? आखिरकार अंग्रेज, और भारत से फ्रांसीसियों की विदाई हुई। वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से फ्रांसीसी अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए और भारत में साम्राज्य स्थापित करने के इनके सपने बनकर रह गए। ठीक है, दिल के अरमा इनके आंसुओं में बह गए, और ये सिर्फ भारत में व्यापारिक शक्ति तक सीमित रह गए, सिर्फ व्यापार करते रहे, कुछ नहीं। क्या कारण थे? फ्रांसीसी कंपनी की सबसे बड़ी कमजोरी वो सरकारी कंपनी थी। ओके, सरकारी कंपनी, और जहां सरकारी लग गया, आपको मैंने कल भी बोला था कि उसके बाद फिर काम करने का तरीका ही चेंज हो जाता है। सरकार, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के काम करने में बड़ा अंतर होता है। अब एक समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि एक सरकारी कंपनी, उससे और समस्याएं आती। देखो कैसे, हम कब की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1750-1760 के आसपास। तब कोई टेलीफोन नहीं हुआ करता था, तब कोई इंटरनेट ईमेल नहीं हुआ करता था, फैक्स नहीं हुआ करता था। तो अब भारत में एक सरकारी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी को कोई भी निर्णय लेना हो तो सरकार से पूछना पड़ता था। तो यहाँ भारत से व्यक्ति संदेशा लेके फ्रांस जाता, और वो भी हवाई जहाज़ से तो नहीं जाता था, पानी से जाता, और वो वहाँ से उसकी परमिशन लेके या जो भी है वो वापस लेके आता। महीनों बीत जाते थे, और इतने में तो गाड़ी छूट जाती थी। तो फ्रांसीसी कंपनियों के सारे निर्णय जो है वो बहुत डिले, बहुत देर से चलते थे। उस पर सरकार का बड़ा नियंत्रण था। इसका फ़ायदा अंग्रेजों को मिलता था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, और उसको सरकार से कोई लेना देना नहीं था। उनके सारे निर्णय वो खुद लेते थे, तो उनको बार बार ब्रिटेन जाके पूछना नहीं पड़ता था कि युद्ध कर ले क्या, संधि कर ले क्या, इससे बात कर ले क्या, उससे लड़ाई कर ले क्या, इससे कट्टी कर ले क्या। ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उनको। तो ये एक सरकारी कंपनी थी, और सरकारी कंपनी को निर्णय लेने में विलंब तो होता ही है, और उस समय तो बहुत ज़्यादा देर हो जाया करती थी। फिर इस कंपनी के अधिकारियों में सहयोग और समन्वय का अभाव था। जैसे आप ब्रिटेन को देखोगे ना, तो ब्रिटेन के आपसी चाहे कुछ भी मतभेद रहे हो, लेकिन जब बात भारत में उनके आगे बढ़ने की होती वो एक हो जाते थे। फ्रांसीसी आपस में लड़ते रहते थे, ना कोई कोऑर्डिनेशन था, है ना कोई सहयोग का भाव था। आपस में लड़ेंगे तो आपस में लड़ेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर फ्रांसीसियों के पास में एक कमी और थी। ये सारे पॉइंट्स मेंस में काम आएंगे और प्रीलिम्स में। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं बार बार कि सर ये सीरीज़ प्रीलिम्स के लिए काम की है कि मेंस के लिए। तो मैं आपको इस सीरीज़ को कुछ इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि आपको यहाँ से मेंस में भी काम आ जाएगा और प्रीलिम्स में भी आ जाएगा, परेशान मत होइए। यहाँ कॉन्सेप्ट और फैक्ट का अद्भुत समन्वय आपको मिलेगा। फ्रांसीसी अधिकारियों में समन्वय हो ना हो, लेकिन इस सीरीज़ में जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाने वाले हैं उसमें प्री और मेंस का समन्वय होगा। आ गया समझ में?
अब फ्रांसीसी कंपनी की अगली कमज़ोर कड़ी नौसेना। कल मैंने आपको बताया था कि दुनिया में सबसे अद्भुत नौसेना जो उस समय हुआ करती थी, शक्तिशाली नौसेना जो थी, वो ब्रिटिश की थी। ये एक प्लस पॉइंट था। अंग्रेज़ों के पास बहुत अच्छी नौसेना थी जिसकी बराबरी हमारे यहाँ तो छोड़िए यूरोप में भी कोई नहीं कर पाता था। ऐसे में एक चीज़ फ्रांसीसियों के खिलाफ गई कि वो अंग्रेज़ से इस मामले में कमज़ोर थे, वो संघर्ष नहीं कर पाते थे। ज़मीन पर फ्रांसीसी मजबूत थे, लेकिन पानी में हमारी जैसे हालत थी उनकी, पानी में हमारी तरह वो भी कमज़ोर थे अंग्रेज़ों के सामने, तो वो टिक नहीं पाए। इस तरीके से फ्रांसीसियों की पराजय और फ्रांसीसियों की पराजय के कारण सब मैंने आपको बताया। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है ना। और अगला जो चैप्टर वो है मुग़ल साम्राज्य का पतन। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ से कुछ ना भी समझ में आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपके सारे आंसर्स दे दूँगा। फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं कि 1526 में आप सभी जानते हैं कि भारत में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और बाबर ने भारत में उस युद्ध को जीतकर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा जब ये साम्राज्य भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर राज करेगा। तो ये इतना बड़ा साम्राज्य बनेगा तब किसी को पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे बाबर ने युद्ध लड़े, 1526 से 30 तक वो लगातार लड़ता ही रहा। ठीक है, आपने उसके चंदेरी घाघरा और सारे युद्ध के बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद में उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसके काल में कोई विस्तार वगैरह ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि वो खुद भी इधर उधर भटकता रहा। उसकी भी कहानी बड़ी विचित्र है। वो राजा से रंक बना और रंक से फिर राजा बन गया किस्मत से। तो हुमायूं के समय कुछ ज़्यादा खास उपलब्धि नहीं, लेकिन अकबर के काल से विस्तार की शुरुआत हुई। अकबर ने अपने लंबे शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा जो है इलाका जीता, मुग़ल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। और उसके बाद में जहांगीर आया, जहांगीर के बाद में शाहजहां आया, और उस काल तक काफ़ी बड़ा इलाका हो चुका था। रहा था दक्कन, दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत को जीतने का काम किया औरंगजेब ने। तो औरंगजेब मुग़ल साम्राज्य का वो बादशाह है जिसके काल में आपको मुग़ल साम्राज्य पीक पर दिखाई देता है। सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन करने वाला मुग़ल बादशाह औरंगजेब था। इसके पहले और इसके बाद वाले किसी भी मुग़ल बादशाह ने इतने बड़े इलाके पर शासन नहीं किया जितना औरंगजेब ने किया। तो औरंगजेब तक का जो इतिहास है, बाबर से लेके औरंगजेब तक का, ये इतिहास मुग़ल साम्राज्य के चरम का काल है, उत्थान का काल है, प्रगति का काल है। एक एक करके मुग़ल साम्राज्य भारत में बढ़ता गया और औरंगजेब तक पीक पर, जैसे आप देखते हो ना कि अगर हम कोई पत्थर हवा में ज़ोर से उछालें तो वो ऐसे ऊपर जाएगा, एक सर्टेन हाइट तक वो ऊपर जाएगा, और एक पॉइंट के बाद फिर वो नीचे आने लगता है। तो वो जो पॉइंट है जहाँ से वो पत्थर नीचे आना स्टार्ट होता है, वो पॉइंट है औरंगजेब का। वहाँ तक वो पीक पर चला गया। उसके बाद वो लगातार नीचे आता चला गया और एक एक करके उसका पतन हो गया। तो ये साम्राज्य पहले क्या हुआ, पहले ये साम्राज्य धीरे धीरे फैलने लगा और बाद में ये साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। तो जो काल पतन वाला है उस काल को उत्तर मुग़ल काल कहते हैं। इस काल में एक के बाद एक जो मुग़ल बादशाह बने, उनमें से कोई भी इतना योग्य नहीं था जो कि अपने पुराने जो है पूर्वजों की तरह या बादशाहों की तरह उसको संभाल पाता या उसको जो है मजबूती दे पाता। उतनी योग्यता वाला कोई बादशाह इनको मिला ही नहीं, और इसलिए धीरे धीरे पतन हो गया। तो औरंगजेब के बाद से जो आप पढ़ते हो ना, इसको उत्तर मुग़ल काल कहते हैं। और आप जो पहले वाला मुग़ल काल है वो मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं, और जो उत्तर मुग़ल काल है वो आप पढ़ते हैं आधुनिक भारत में। समझ गए? तो औरंगजेब तक मैंने आपसे कहा कि ये पूर्ववर्ती मुग़ल काल, पूर्ववर्ती या पूर्व के बादशाह हो गए। उत्तर वाले शुरू होते हैं औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम के साथ। बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम भी कहते थे, वो कब बादशाह बनता है? 1707 में। 1707 में मार्च में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। यहाँ से आप देखोगे अब 1707 से लेकर 1857 तक ये जो मुग़ल साम्राज्य का इतिहास है, बहादुर शाह प्रथम से बहादुर शाह द्वितीय तक का, ये उत्तर मुग़ल काल कहलाता है।
और इसमें कोई भी ढंग का बादशाह आपको नहीं मिलेगा। तो हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन, और उसके लिए हमें जानना पड़ेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। इतना बड़ा साम्राज्य रातों रात समाप्त नहीं होता, इतना बड़ा साम्राज्य रातों रात नष्ट नहीं होता। धीरे धीरे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये साम्राज्य नष्ट हुआ। क्या क्या कारण है इसके लिए मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन कई सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से मुगल साम्राज्य के पतन के कारण खोजे हैं। अलग अलग इतिहासकारों का इस संबंध में अलग अलग मानना है, कोई क्या कारण बताता है तो कोई क्या कारण बताता है। दो चार के नाम यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर सतीश चंद्र का ये मानना है कि मुगल साम्राज्य के पतन का जो कारण था वो था उनकी मनसबदारी जो व्यवस्था थी उसका फेल होना। अकबर के समय से जिस मनसबदारी सिस्टम की वजह से मुगल साम्राज्य मजबूत हुआ, उसका विस्तार हुआ, उसी को कारण मानते हैं डॉक्टर सतीश चंद्र के उस व्यवस्था की वजह से चूंकि आगे बढ़े थे तो वही फेल हो गई, है ना। वो फेल हो गई तो ये रुक गया। जैसे एक्सेलरेटर जो होता है उससे गाड़ी आगे बढ़ती है तो उसी एक्सेलरेटर के खराब होने पर गाड़ी रुक भी जाया करती है, तो वो फेल हो गया। दूसरा, प्रोफेसर इरफान हबीब का मानना है कि आर्थिक संकट जो है वो जिम्मेदार था कि आखिरकार धीरे धीरे आर्थिक संकट में फंस गए, इनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं बचा, पैसा नहीं बचा, तो ये पतन हो गया। क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य आप नहीं चला सकते बिना पैसे के। समझ में आ रहा है। इस बीच एक और अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए कि बीच बीच में ज्योग्राफी के भी सेशंस होंगे। कुछ बच्चों की डिमांड है कि ज्योग्राफी भी हो, एनसीईआरटी भी हो, तो हम लोग कल संडे है, कल छुट्टी नहीं है आपकी, कल मैं जियोग्राफी की एनसीईआरटी जो कक्षा 6 की 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हम लोग अब एनसीईआरटी भी करेंगे, जो भी क्लास की होगी 6th या 9th जो भी है, मुझे अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। तो हम लोग कल से एनसीईआरटी भी शुरू कर देंगे, शायद 9th की एनसीईआरटी है, 6th की मुझे भी पता, बाहर टीम से चलेगा। तो हम लोग कल से ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे एनसीईआरटी से। तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत भी होगा, हिस्ट्री आपका जो है स्पेक्ट्रम भी होगा, और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी अब शुरू हो जाएगी, साथ साथ ये भी चलेगा। तो एक साथ 3 सब्जेक्ट कुछ लेके चलेंगे ना, तो हमारा सारा के सारा सिलेबस एग्ज़ाम तक कवर हो जाएगा। ठीक है। पॉलिटी कब होगी? पॉलिटी भी बीच बीच में होगी, मतलब 1-2 दिन हिस्ट्री, 1-2 दिन पॉलिटी, फिर जियोग्राफी, और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ इनका मानना है आर्थिक संकट। अब सोचो कि बिना पैसे के तो एक घर नहीं चल सकता, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चलेगा। विलियम अर्विन का मानना है कि सैनिक अक्षमता वो कारण था जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इनके सैनिक धीरे धीरे ना बट्ठर हो गए, मतलब इनके पास सैनिकों में धार नहीं बची, और वो एक कारण। जदुनाथ सरकार का मानना है सैनिक और राजनीतिक दुर्बलता। ये कारण मानते हैं जदुनाथ सरकार कि एक तरफ तो सैनिक अक्षमता हो गई, घूम फिरा के वही मनसबदारी सिस्टम पर ही लोग आ रहे हैं, और राजनीतिक रूप से भी कमज़ोर हो गए। अहमद सिद्दीकी प्रोफेसर जो है उनका मानना है कि राजनीतिक और आर्थिक दुर्बलता, या पूरा अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी देखें तो इन सभी का यही मानना है कि मुगल साम्राज्य का जो पतन है ना, उसका कारण खुद मुगल साम्राज्य के अंदर ही निहित है। उन्हीं के कुछ कमजोरियों, दुर्बलताओं, चाहे वो सैनिक कमजोरी हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, उसी की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ है। तो अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पर देखें तो आपको यहाँ मुगल साम्राज्य के पतन के कारण दिखाई दे रहे होंगे। क्या क्या कारण है? मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूँ। राजनीतिक कारण एक ये है, आर्थिक कारण दूसरा, सामाजिक कारण तीसरा, सैनिक कारण चौथा, बाहरी आक्रमण और यूरोपियों का आना पांचवा, और धार्मिक कारण छठा। मोटे मोटे तौर पर सारे कारणों को हम 6 कारणों में रख लेते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के ये कुल मिला के 6 कारण हैं, और एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। राजनीतिक पर भी करेंगे, आर्थिक पर भी करेंगे, सामाजिक पर भी करेंगे, सैन्य पर करेंगे, बाह्य आक्रमण पर करेंगे, धार्मिक कारणों पर करेंगे। तो पहला कारण जैसा कि आपने देखा राजनीतिक कारण है। तो मुगल साम्राज्य के पतन का पहला कारण राजनीतिक, और राजनीतिक कारण में क्या क्या, एक शब्द से काम नहीं चलेगा, पूरा समझो कि इसमें क्या क्या है। इसमें पहला कारण है औरंगजेब के उत्तराधिकारी जो कि कमज़ोर थे। अगर आप उत्तरकालीन मुगल सम्राट पढ़े हों कभी, तो आप देखेंगे कि उनकी बड़ी विचित्र सी उपाधियाँ आपको दिखाई देंगी, एक से बढ़कर एक उपाधि जिसको शायद कोई भी बादशाह, कोई भी इंसान पसंद नहीं करेगा।
किसी को लंपट मूर्ख कहा जा रहा है, किसी को शाहे बेखबर कहा जा रहा है, किसी को गीदड़ शायर बोल रहे हैं, है ना, किसी को रंगीला कह रहे हैं। ये इस टाइप की उपाधि अगर आप सोचो कि बादशाह की है तो फिर क्या हाल होगा उस राज्य का। तो ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मामला हो गया कि अगर राजा ही चौपट है तो नगरी तो अंधेर होनी है ना। तो इनके पास जो उत्तराधिकारी आए वो ऐसी उपाधियाँ आपको पहले के बादशाहों में नहीं मिलेगी। अगर आप देखेंगे औरंगजेब को आलमगीर कहा गया है ना, आप देखोगे ऐसे लंपट मूर्ख और ऐसी कोई उपाधि पहले के मुगल बादशाहों के पास नहीं है। इससे एक चीज़ क्लियर है कि इनके पास में योग्यता नहीं थी, नहीं तो ऐसी उपाधि देने की जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इन्होंने एक कारण ये कि इनके उत्तराधिकारी बहुत अयोग्य थे। ये वैसा ही है कि पिताजी पायलट हैं, बड़ी मेहनत करके पायलट बने हैं, बढ़िया से प्लेन उड़ा लेते हैं, लेकिन बेटे को जो है वो कार चलानी भी नहीं आती, तो उसको आप कैसे पायलट बना सकते हो। लेकिन अब चूँकि पिताजी पायलट हैं तो पिताजी ने जो है उसको विमान का, एरोप्लेन का स्टीयरिंग तो हाथ में थमा दिया, तो क्या वो प्लेन उड़ा पाएगा? डेफिनेटली नहीं आता है, तो क्रैश ही होना है। तो यहाँ वही हुआ कि कार चलाने वाले लोगों को, टू व्हीलर चलाने वाले लोगों को प्लेन जो है हाथ में थमा दिया गया, पायलट तो वो थे नहीं। तो एक ये साम्राज्य का बड़ा आकार, औरंगजेब के काल तक मुगल साम्राज्य बहुत विस्तारित हो चुका था और इतने बड़े साम्राज्य को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जितना ज़्यादा फैलाना करते हो ना उतना ज़्यादा समस्या पे कहते कि रायता ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए। जितना समेट के रखोगे जीवन को उतना अच्छा है, जितना फैलाओगे इधर उधर उतना समस्या होगी। तो बहुत सारे तोते पालने का कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। अब इन्होंने इतने तोते पाल लिए कि यही संभाल नहीं पा रहे, इतना बड़ा साम्राज्य हो गया, संभल नहीं पा रहा, बनाते समय तो बदल नहीं, मतलब वैसा कि झोपड़ी वाले इंसान ने महल खरीद लिया, झाड़ू नहीं लगा पा रहा वो, उसकी साफ सफाई नहीं कर पा रहा, कमरों में धूल चढ़ गई। ये एक कारण ये भी था। फिर मुगल अभिजात वर्ग जिसकी वजह से वो चल रहा था, जिसके सहारे दम पर वो इतराता था, उसका पतन हो गया। दरबार में गुटबंदी शुरू हो गई। अब यहाँ कमज़ोर राजा और बादशाह जब आए तो दूसरे छोटे मोटे चिल्लर पार्टी जो है उनको भी मौका मिल गया अपनी धाक जमाने का। तो दरबार में गुटबंदी होने लगी। एक गुट किसी का सपोर्ट करता था, दूसरा गुट इसका सपोर्ट करता, तीसरा गुट उसका सपोर्ट करता था, ऐसा चलता था। ऐसे करके मुगल साम्राज्य में कुल 4 गुट बने, आपने पढ़े होंगे, ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। एक एक करके ऐसे 4 गुट बन गए और चारों गुट अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते थे। चारों के चारों गुट जो है अपने पसंद के व्यक्ति को बादशाह बनाने की कोशिश करते थे और इस चक्कर में साम्राज्य धीरे धीरे खोखला हो गया। जैसे इनमें एक का नाम आपने सुना होगा, सैयद बंधु। क्या आतंक मचाए दोनों भाई। दोनों भाई भारत में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं, राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने एक के बाद एक 4 मुगल बादशाह बनाए। सबसे पहला फ़र्रुख सियर के बाद में उसने रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात और मोहम्मद शाह, एक के बाद एक, ठीक है, 4 जो हैं मुगल बादशाह उन्होंने बनाए। उनको किंग मेकर बोला गया। आखिरकार चिनकिलिच खां के नेतृत्व में उनका पतन हुआ, उनका अंत हुआ, पर बड़ा आतंक मचाए थे वो चारों, दोनों के दोनों भाई। तो इस गुटबंदी का भी नुकसान हुआ, है ना। अगला उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम कि भाई बादशाह के बाद अगला बादशाह कौन बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं था। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला चलता था कि जो चाहे गद्दी हथिया ले। ऐसा नहीं कि बड़ा बेटा है तो पहला हक बड़े बेटे का है, उसके बाद दूसरे नंबर वाले का, ऐसा नहीं चलता था। छोटा वाला बड़े वाले को मार के गद्दी हथिया सकता था। तो हर किसी को लगता था कि मेरा भी चांस है, मेरा भी स्कोप है। तो यहाँ एक मैटर ये भी था कि उत्तराधिकार का नियम स्पष्ट नहीं था कि अगला बादशाह कौन बनेगा, इसलिए गद्दी हथियाने की कोशिश सारे बेटे करते थे। जैसे आपने देखा होगा जहांगीर के बेटों में लड़ाई हुई गद्दी को लेकर, शाहजहां के बेटों में लड़ाई हुई, औरंगजेब ने अपने भाइयों को ही मार के परास्त करके और गद्दी हथियाई। तो ऐसा चलता रहता था। फिर एक शक्ति जिन्होंने मुगलों को बहुत नुकसान पहुंचाया वो मराठे थे। इस बीच आपको पता है कि मराठा शक्ति का भी उत्थान हुआ, खासकर पेशवाओं के काल में। यही काल था जब मराठाओं का भी उत्थान हुआ भाई। 1713 में बाजीराव जो है, बालाजी विश्वनाथ,
बालाजी विश्वनाथ पेशवा बना 1713 में, 1720 तक रहा, 1720 से 1740 तक बाजीराव प्रथम बना, फिर बालाजी बाजीराव बना 1740 से 1761 तक। ये काल मराठाओं के उत्थान का काल था। तो जब मराठाओं का उत्थान हो रहा था, इससे भी मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया। फिर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो रहा था तो इसी के कई सारे राज्य वो मनमानी करने लगे। अवध, बंगाल, हैदराबाद ये सब धीरे धीरे स्वतंत्र राज्य की तरह व्यवहार करने लगे और इससे भी मुगल साम्राज्य को नुकसान पहुंचा। तो ये सारे थे मुगल साम्राज्य के पतन के राजनीतिक कारण। आगे समझ में? इनको आप मुगल साम्राज्य के पतन के राजनीतिक कारणों में मानेंगे। अगला कारण था सैन्य कारण। उस काल में कोई भी साम्राज्य सेना की ताकत पर ही, सेना की काबिलियत पर ही टिका रह सकता था और ये बात लागू होती थी मुगलों पर भी। मुगल साम्राज्य में सेना की जो हालत थी वो धीरे धीरे खराब हो रही थी, उनकी क्षमता कम हो रही थी, क्योंकि इन्होंने कभी भी सेना को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया। जैसे अभी आपको पता है कि सेना को लगातार युद्ध अभ्यास करना पड़ते हैं, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो उसकी जो धार है वो कुंद हो जाती है। इन्होंने ना तो सैनिकों को कोई प्रशिक्षण दिया, ना अच्छे हथियार दिए, और इस वजह से सेना के तौर पर भी इनका एक नुकसान हुआ कि इनकी सैनिक क्षमता कमज़ोर हुई, उन सैनिकों के मनोबल में कमी हुई, उनका नैतिक पतन हुआ और इन्होंने कभी भी ट्रेनिंग या प्रैक्टिस और इस तरीके की चीज़ें नहीं करवाई, तो वो टिक भी नहीं पाया आने वाले समय में। फिर आर्थिक कारण भी है। आर्थिक कारण में इन्होंने खूब सारा खजाने पे जो है ना लुटाया वैसे ना, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जब इंसान के पास खूब सारा पैसा आता है ना तो बिना सोचे समझे खर्च करने लगता है और एक समय के बाद जब पैसा खाली होता है तो रोने लगता है। इसीलिए बजट बनाया जाता है। बजट बनाने से क्या होता है, हमें पता होता है कि हमारी आमदनी कितनी है, हमारा खर्चा कितना हो रहा है। शाहजहां की दीवानगी जो थी स्थापत्य के प्रति वो दुनिया जानती है। शाहजहां ने बादशाह बनने के बाद बड़े पैमाने पर भव्य इमारतों का निर्माण शुरू करवाया। ताजमहल अकेला थोड़ी है जो शाहजहां ने बनवाया, ऐसी कई इमारतें बनवाई उसने और ये सब में खूब पैसा खर्चा हुआ। अब ऐसा कोई सीएजी तो हुआ नहीं करता था जो ऑडिट करता और शाहजहां से पूछ लेता कि ये पैसा तुमने यहाँ क्यों खर्चा किया, किससे पूछ के खर्चा किया। भाई बादशाह था, निरंकुश शासन था, जहाँ चाहे जैसा चाहे खर्चा कर सकता था। आ रहा है समझ में? तो शाहजहां ने जो भव्य इमारतों का निर्माण किया उस पर जो खर्चा हुआ वो एक और फैक्टर है मुगल साम्राज्य के पतन का। और ये कारण तो आपको दुनिया में, भारत में जितने बड़े बड़े राजवंशों का पतन हुआ है सब में मिल जाएगा। आर्थिक कारण, जैसे जब गुप्तों के पास खूब सारा पैसा था तो उन्होंने खूब सारे सोने के सिक्के जारी किए। एक समय के बाद गुप्तों की हालत ये हो गई कि सोने में मिलावट करनी पड़ी। सोने को जो है, सिक्के को चलाने की जिद जो है वो उनको पतन तक ले गई, उनका खजाना खाली हो गया। मुगलों की हालत भी ये हुई कि एक समय इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई कि इनके बादशाहों को बर्तन बेचने पड़े घर के। तो ये एक और कारण था कि आर्थिक रूप से भी ये कमज़ोर हुआ, क्योंकि खर्च तो लगातार बढ़ रहा था, आय बढ़ाने की जो है कोशिश नहीं हुई। जब आपके खर्च बढ़ रहे होते हैं तो आपको अपनी आय बढ़ाने के भी प्रयास करने चाहिए, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। आय वहीं के वहीं रही, खर्च लगातार बढ़ते चले गए, चाहे वो शाहजहां के द्वारा किए गए भव्य निर्माण पर व्यय हो या वो औरंगजेब के युद्धों पर हो। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में, ऐसा बोला जाता है, लगभग 25 वर्ष तक औरंगजेब दक्कन को जीतने की कोशिश करता रहा, लंबे समय तक युद्ध लड़ता रहा। अब इतना सारा युद्ध लड़ेगा तो पैसा तो लगेगा ना, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया साम्राज्य। सरकार का राजस्व लगातार कम होता जा रहा था। मतलब कुल मिला के जैसे एक देश दिवालिया होता है कि नहीं होता है, आर्थिक संकट, वैसा ही आर्थिक संकट मुगलों के सामने भी आ गया और साम्राज्य आगे जाके दिवालिया हो गया। फिर कारण सामाजिक और धार्मिक भी है। भाई आप सभी जानते हैं मुगल जो है वो इस्लाम धर्म को मानते थे, जो कि भारत में अल्पसंख्यक माने जाते हैं ना। भारत में बहुसंख्यक जनता इस्लाम नहीं मानती, फिर भी आप शासन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप बहुसंख्यकों के ऊपर धार्मिक रूप से अत्याचार करना शुरू करते हैं, जब आप कट्टरता दिखाने लगते हैं, तो दूसरों को परेशानी होने लगती है। जैसे औरंगजेब आप सभी को पता है कि थोड़ा सा इस्लामी कानून के आधार पर राज्य को स्थापित करने पर जिद किया बैठा था, अड़ा हुआ था। उसने लगातार कोशिश की
कई सारे भारतीयों का धर्म परिवर्तन कराने की भी, जबरन लोगों को धार्मिक आधार पर, इस्लाम के आधार पर जीने की, कई सारे हिंदू त्योहारों को बैन करवा दिया गया, लोगों को जो है अपनी परंपराओं को मानने से रोक दिया गया। ये सारी चीज़ों से ना एक नेगेटिव इमेज बन गई लोगों के सामने, प्रजा के सामने। तो हिंदुओं पर जो उस काल में अत्याचार हुए, खासकर औरंगजेब के काल में, उससे भी एक गुस्सा था, नुकसान हुआ। धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता का अभाव हो गया। और गैर मुस्लिमों पर जजिया के बारे में आप सब जानते हैं, है ना, कि अकबर ने कुछ समय के लिए जजिया बंद कर दिया था, लेकिन फिर शुरू कर दिया गया। वो मोहम्मद शाह के काल में जाके जजिया बंद हुआ है। तो इस तरीके से गैर मुस्लिमों पे जो टैक्स लिया जाता था, उससे भी उनके मन में एक गुस्सा था। तो ये जो सामाजिक और धार्मिक कारण है ना, इसका क्या रोल है, इससे इनको सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, जो लोग इनको सपोर्ट कर सकते थे वो इनसे नाराज हो गए। अब शिवाजी को एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने की क्यों उन्होंने कोशिश की, क्यों उनकी इच्छा हुई? क्योंकि इस तरीके की हरकतें जब हो रही थी तो उन्हें लगा कि हम अपने ही धार्मिक राज्य में जो है सुखी हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक हिंदू शासन की स्थापना की कोशिश शुरू कर दी। अगला कारण है बाह्य आक्रमण और यूरोपीय जो है आगमन। इनके आखिरी समय में काफ़ी सारे बाह्य आक्रमण, जैसे 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया। आप सभी को पता होगा, इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो नादिर शाह जब भारत आया तो उसने दिल्ली में खूब सारी लूटपाट मचाई, काफ़ी सारा जो है धन भी यहाँ से लूट के ले गया, लोगों को अत्याचार भी किया। शाहजहाँ का तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा वगैरह सब वो लेके चला गया। इसके साथ ही अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, अहमद शाह ने बार बार भारत पर आक्रमण किया तो एक कारण वो भी है। फिर यूरोपीय कंपनियां वो आ चुकी थी, पुर्तगाली भारत में आ चुके हैं, डच भारत में आ चुके हैं, ब्रिटिश भारत में आ चुके हैं, फ्रेंच भारत में आ चुके हैं। और ये सब भी लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं, ये भी मजबूत होते जा रहे थे। आखिरकार अंग्रेज तो इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने मुगलों को लाल किले से भी बाहर कर दिया। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, इससे क्या क्या परिणाम हुए ये तो मैंने आपको बताया। मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? मुगल साम्राज्य भारत में जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता है, तो ऐसे तो कोई जाएगा नहीं ना। और कोई एक कारण नहीं होता, इतने बड़े साम्राज्य का पतन का एक कारण नहीं होता। वैसे ही मुगल साम्राज्य के पतन के कई कारण हैं जो मैंने आपको बताया। राजनीतिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, सैन्य कारण भी है, और धार्मिक सामाजिक कारण भी है, बाह्य आक्रमण भी है ना। ये सारे कारण जो हैं मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। अब परिणाम क्या हुआ? पहला तो ये कि अंग्रेजों को इससे बड़ा फायदा हुआ। मुगलों के कमज़ोर होने से भारत में वो वैक्यूम क्रिएट हुआ कि जहाँ कोई और अपनी सत्ता को स्थापित कर सकता था। इसमें मराठा ने कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो अंततः भारत में इसका फ़ायदा अंग्रेजों को मिला। कहीं ना कहीं ब्रिटिश को इससे फ़ायदा हुआ और उन्होंने भारत में वो साम्राज्य स्थापित कर लिया जो वो चाहते थे। फिर भारतीयों को एक सूत्र में बांधने वाली प्रणाली समाप्त हो गई। अब कहीं हैदराबाद की रियासत है, कहीं अवध की है, कहीं बंगाल की है, कहीं कर्नाटक है। तो ये जो एक पूरा राज्य था जो सबको एक सूत्र में बांधता, क्योंकि सबका एक ही बादशाह मुगल बादशाह था, वो वाला कॉन्सेप्ट जो है अब कमज़ोर पड़ गया, वो समाप्त हो गया। पश्चिम से आने वाली शक्तियों से लड़ने के लिए कोई बचा नहीं। ये बात आप जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि भारत में जब जब कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति रही है तब तब उसने भारत की रक्षा की है विदेशों से होने वाले आक्रमण से। और भारत में विदेशी आक्रमण सिर्फ पश्चिम से ही हो सकते थे, आपको पता है, उत्तर पश्चिम से। उत्तर में हिमालय की तरफ से कोई हमारी तरफ नहीं आ सकता था, दक्षिण में समुद्र की वजह से कोई नहीं आ सकता था। एकमात्र जहाँ से भारत पर आक्रमण होता था वो उत्तर पश्चिम में होता था। तो जब जब भारत में कोई बड़ी ताकत रही है तब तक भारत सुरक्षित रहा है। लेकिन जहाँ छोटी मोटी शक्तियाँ आई हैं या हम आपस में बटे हैं, कमज़ोर हुए हैं, तो इसका फ़ायदा दूसरों को मिला। तो जब यूरोपीय कंपनियां भारत में साम्राज्य स्थापित कर रही थी, शक्ति बढ़ा रही थी, तो कोई रोकने वाला नहीं था। अगर कोई बड़ा साम्राज्य होता तो शायद वो उनको रोक पाता। फिर स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां भी अपने प्रभाव का विस्तार करने लगी। कहते ना कि जब एक बड़ा साम्राज्य गिरता है तो कई छोटे छोटे लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ये वैसा ही है। तो कई सारी छोटी छोटी शक्तियों ने भारत में अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया और आखिरकार रियासतों का स्वतंत्र होना, कई सारी रियासतें स्वतंत्र हो गई।
तो इस तरह से आज का जो हमारा ये सेशन था, इस सेशन में हमने भारत में अंग्रेजों के आगमन का, भारत में फ्रांसीसियों के आने का, भारत में फ्रांसीसियों के विस्तार का, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के संघर्ष का, फ्रांसीसियों के पराजय का, पतन का सारे कारण हमने देखे। और बाद में हमने जो देखा वो था भारत में मुगल साम्राज्य का पतन, कि आखिरकार भारत में मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे कारण थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे। अब अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो मैं आपको 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्यों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कल हमारा NCERT होगा जियोग्राफी का, भूगोल का, और उसके बाद मंडे को हमारा जो है M लक्ष्मीकांत का सेशन फिर से आएगा। 2-3 दिन बीच में M लक्ष्मीकांत पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ सीधी बात, नो बकवास चलता है, ठीक है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा सिर्फ काम की बातें करना, स्टडी से रिलेटेड, और फालतू टाइम पास बकवास आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो आपको इस सेशन से फ़ायदा हुआ है और होगा भी आगे। इसी तरीके से बने रहिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे कल के सेशन में। जाने से पहले आप सभी को पता है, सेशन को लाइक करते हुए जाइए। अगर जिसने अभी भी लाइक नहीं किया हो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि सेशन को लाइक करिए और इसको शेयर करिए। अभी तक बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया है, मुझे पता भी चल जाता है जब आप शेयर करते हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि कम से कम 2-3 लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा, क्योंकि यही हमारी स्ट्रेंथ है। हम पैसे से नहीं चल रहे हैं, यहाँ आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट मिलेगा, सेशन और आगे बढ़ेगा, सीरीज़ आगे बढ़ेगी, और भी नए नए वीडियोज़ आएंगे। तो इस तरीके से क्या कीजिए कि सेशन को शेयर भी करते रहिए, और PDF का टेंशन मत लीजिए, PDF आपको मिल जाएगा। कल मिल गया है ना? कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है? टेलीग्राम चैनल पर जाइए, चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF भी मिल जाएगा। कल जो पहले दूसरे जो हमारे स्पेक्ट्रम के सेशन हुए हैं, दोनों सेशन का PDF आपको वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। पॉलिटी के भी सेशन नंबर 5 तक का PDF वहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो जाइए डाउनलोड करिए, इस टेलीग्राम चैनल को शेयर कीजिए, यहाँ इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आप सबसे, मुलाकात होगी अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, टेक केयर।